हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अनीशा। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हॉर्नबिल बुक का लास्ट चैप्टर, जो कि है सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये और पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर देखते हैं। ये जो चैप्टर है ये निक मिडल्टन की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उन्होंने अपनी ये कहानी खुद लिखी है, खुद बताई है। अब निक मिडल्टन जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे नरेटर हैं, वो कौन है? वो एक ज्योग्राफी की टीचर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ज्योग्राफी के टीचर हैं, दैट मीन्स उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड की प्लेसेस में ट्रैवल किया है। तो उनका एक ड्रीम था कि उन्हें माउंट कैलाश जाना है, यानी कि कैलाश पर्वत। अब कैलाश पर्वत जाने के लिए उनको क्यों जाना था कैलाश पर्वत? तो कैलाश पर्वत उन्हें इसलिए जाना था क्योंकि उन्हें वहाँ जाके कोरा परफॉर्म करना था। कोरा, KORA, कोरा। अब ये कोरा क्या है? तो कोरा एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है, यानी कि जो बौद्ध धर्म, जो बुद्धिस्ट पीपल होते हैं, जो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कोरा करते हैं, यानी कि कैलाश पर्वत जाते हैं, माउंट कैलाश तक जाते हैं और उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये उनकी एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। जैसे हम लोग हिंदूज़ में क्या होता है, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, 4 धाम यात्रा करनी है, तो वैसे ही बुद्धिस्ट जो कास्ट है, जो रिलीजन है, उसके अंदर क्या करते हैं? उसके अंदर कोरा करते हैं। कोरा मतलब माउंट कैलाश पे जाके उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। तो उनको जो हमारे ऑथर हैं, उनको भी एग्जैक्टली ये वहाँ जाके कोरा परफॉर्म करना था। अब तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? रावू, स्लोप्स ऑफ रावू। रावू एक प्लेस है, वहाँ से उन्होंने अपनी कार जर्नी स्टार्ट करी। और किसके साथ स्टार्ट करी? अपने गाइड सेटन के साथ, और साथ में उनके साथ गया उनका फ्रेंड डैनियल। इनके साथ इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो क्या होता है, जब रास्ता स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे उनका जो गाइड है सेटन, वो बोलता है नरेटर से कि हम लोग एक शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट लेते हैं, यानी कि वो शॉर्टकट था सिल्क रोड। सिल्क रोड क्या है? अब सिल्क रोड एक ऐसा रूट है, एक ऐसा रास्ता है जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है। और इसलिए कनेक्ट करता है क्योंकि वहाँ पे सिल्क की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग यानी कि बेचना खरीदना 2nd सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था वहाँ पे। तो इसलिए उनको ये शॉर्टकट लेना था, ये सिल्क रोड का शॉर्टकट लेना था, तब जाके शॉर्टकट लेके वो पहुँचेंगे माउंट कैलाश। तो इस शॉर्टकट जो था, ये जो सिल्क रूट था, सिल्क रोड या रोड एक ही बात है। तो ये जो सिल्क रोड उनको लेना था एज अ शॉर्टकट, तो ये उन्होंने जब शॉर्टकट लिया तो इनको रास्ते में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। किसको? नरेटर को। क्यों? क्योंकि जैसे अब उनको कहाँ जाना था? माउंट कैलाश, यानी कि एक माउंटेन पे उनको जाना था। अब माउंटेन पर जब जाता है इंसान, तो यहाँ उनको हाइट पे जाना था, यानी कि एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम थी। अब हाइट पे जब इंसान जाता है तो क्या होता है? कान बंद हो जाते हैं, नॉजियाटिक फील होता है, मतलब घबराहट होती है, उल्टी आता है, इंसान को ज़ुकाम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो ऊपर ठंड बढ़ती जाती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है, ये जो चोटी होती है, जो पीक होता है, माउंटेन पीक, ये पूरा स्नो केप्ड होता है। स्नो कैप्ड यानी कि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो जिस वजह से बर्फ़ जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, वहाँ से पिघलते हुए आती है और डायरेक्ट रोड्स पे आती है यहाँ पे। तो जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो ये जो रोड्स होते हैं ना माउंटेन के, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं और गाड़ी को या आपका जिस भी व्हीकल में आप ट्रैवल कर रहे हो उसको ऊपर जाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो ये बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ी ये शॉर्टकट लेने की वजह से। ऑल्सो रास्ते में उनको कई टेंट्स दिखे, जिसके टेंट्स के जिस बाहर कौन बैठे थे? टिबेटन मैस्टिफ्स नाम के जायंट डॉग्स, जो कि उनकी गाड़ी के पीछे पड़ गए। और ये बहुत जायंट बीस्ट होते हैं, यानी कि बहुत डेंजरस डॉग्स होते हैं और बहुत ही खतरनाक और खूंखार होते हैं। तो ये जो डॉग्स थे टिबेटन मैस्टिफ्स, ये इनके पीछे पड़ गए थे। तो इनको इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। ऑल्सो जब एक पॉइंट पे, एक डार्चन नाम की एक प्लेस पे आ गए थे, कौन? ये ऑथर और जो उनका गाइड था वो। तो क्या हुआ था कि जो गाइड है सेटन, वो उनको वहीं पे छोड़ के वापस चले गया लहासा। लहासा एक प्लेस का नाम है। और क्यों गया? क्योंकि वो गाइड है, वो एक टूरिस्ट गाइड है, तो उसको वहाँ से अपने टूरिस्ट को लेके आना था। उनको लग रहा था कि मैं उनको ले आता हूँ जाके, क्योंकि मेरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। और क्यों छोड़ के चले गया था? क्योंकि वहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई थी। किसकी? हमारे नरेटर की। ऑल्सो फिर बाद में उनको वो डॉक्टर के पास ले गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से वो अभी फॉर द टाइमिंग उनको वहीं छोड़ के चले गया था। और डैनियल बीच रास्ते में से ही घर वापस चले गया था। तो अब वो अकेले हो गए थे। कौन? नरेटर। अब लेकिन उनको तो कोरा कंप्लीट करना था, तो उन्होंने डार्चन नाम की प्लेस में एक कॉफ़ी शॉप थी, वहाँ पे जाके बैठे
थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। तो वहाँ पे वो मिले नोरबू से। नोरबू एक ऐसे ही पर्सन वहाँ बैठा हुआ था और उन्होंने एक दूसरे से फिर उनसे बातचीत उन दोनों की स्टार्ट हुई। वो दोनों एक दूसरे को इंग्लिश में बात कर रहे थे, क्योंकि ऑथर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जिससे कम्युनिकेशन ईजी हो, जिसको इंग्लिश बोलने आती हो, क्योंकि निक मिडल्टन को इंग्लिश आती थी। तो उनको कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए था जिसको इंग्लिश आती हो, जिससे कम्युनिकेशन ईजी हो जाए और जिसके साथ जाके वो अपना कोरा कंप्लीट कर ले, क्योंकि उनको अकेले कोरा करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वे चाहते थे कि वो किसी के साथ करें। तो उनको नोरबू मिलता है एंड देन उनकी बातचीत हुई। जैसे ही निक मिडल्टन को पता चलता है हमारे ऑथर को कि अरे नोरबू भी यहाँ पे कोरा करने के लिए आया है, तो वो तो बहुत खुश हो गई कि चलो फाइनली मुझे कोई मिल गया जिसके साथ मुझे कोरा करने का चांस मिला। एंड देन दोनों ने साथ में कोरा कंप्लीट किया। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी अपनी जर्नी एक्सप्लेन करी है चैप्टर में कि कैसे उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई जाते वक्त, और सिल्क रोड उन्होंने यूज़ किया था कहाँ जाने के लिए, माउंट कैलाश जाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। The story is written by Nick Middleton. This chapter is about the narrator's journey from slopes of Ravu to Mount Kailash to complete Kora. तो स्लोप्स ऑफ रावू, स्लोप्स यानी कि वो भी एक पहाड़ी इलाका है रावू, वहाँ के स्लोप्स से उन्होंने अपनी स्टार्ट करी जर्नी कहाँ जाने के लिए, माउंट कैलाश यानी कैलाश पर्वत जाने के लिए। और क्या करना था उन्हें, कोरा करना था, यानी कि कैलाश पर्वत के चक्कर लगाने थे। टू बिड हिम फेयरवेल, लामो गेव हिम अ लॉन्ग स्लीव शीपस्किन कोट। अब लामो कौन है, अब चैप्टर में नहीं बताया गया है कि लामो कौन है और उसका ऑथर से क्या रिलेशन है। बस इतना ही बताया गया है कि जो लामो है वो एक लड़की है, वो फेयरवेल देने आई थी किसको, निक मिडल्टन को। यानी जब हम किसी को फेयरवेल देते हैं, जब कोई कहीं से जाता है तो हम उसको फेयरवेल देते हैं और उसको हम गिफ्ट देते हैं या उनके लिए एक पार्टी, छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इस तरीके से हम फेयरवेल देते हैं, जैसे 12th में फेयरवेल मिलता है वही चीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लामो जो है वो आती है और एज अ फेयरवेल गिफ्ट क्या लेके आती है, लॉन्ग स्लीव शीप स्किन, शीप की स्किन से बना हुआ लंबा सा एक कोट आती है और किसको देती है, निक मिडल्टन को देती है एज अ फेयरवेल गिफ्ट। और क्यों देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो माउंट कैलाश जा रहे हैं और हाइट पे जा रहे हैं माउंट के, तो वहाँ पे बहुत ठंड होगी, तो उनको कुछ वार्म क्लोथ्स उसको एज अ गिफ्ट में उन्होंने दे दिए। ही हायर्ड सेटन्स कार फॉर हिज जर्नी। सेटन कौन, उनका गाइड। अब आप बोलेंगे कि ये टी को मैं सेटन क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, तो ये जो टी है ये साइलेंट है इसलिए सेटन बोलेंगे। तो जो सेटन है वो उनका गाइड है और उन्हीं की कार उसने हायर करी निक मिडल्टन ने, और उससे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। एंड टुक डैनियल अलोंग टू एस्कॉर्ट हिम टू डार्चिन, और साथ में उनका फ्रेंड डैनियल उनके साथ गया। और कहाँ तक गया, सिर्फ डार्चिन नाम की प्लेस गया था जो कि माउंट कैलाश के बीच में आती है। माउंट कैलाश तक जाने के लिए बीच में डार्चिन एक जगह आती है, एक स्टॉप आता है। तो डैनियल सिर्फ कहाँ तक गया था, उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए सिर्फ डार्चिन तक, फिर वहाँ से वो लौट के अपने घर आ गया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी, और देखते हैं कि कैसी उसकी जर्नी थी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस मैप के थ्रू बताना चाहती हूँ कि सिल्क रोड क्या है, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो कि कौन से रूट की बात कर रही हूँ। अब ये जो पूरा मैप है, ये इस तरफ आपका कुछ चाइना है, यानी कि इस तरफ आपका चाइना कहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ आपका मिडिल एशिया है, और इस तरफ से आपका यूरोप स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो येलो लाइन आप अगर यहाँ से देख रहे हैं, जो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस तरीके से, ऐसे ऐसे अलग अलग रूट्स हैं, तो ये जो पूरी येलो लाइन आप इस तरफ जाते हुए देख रहे हैं ना, यही है हमारा सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट कब यूज़ होता था, 2nd सेंचुरी से यूज़ होना स्टार्ट हुआ था और काफ़ी सेंचुरीज तक ये यूज़ हुआ। अब क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि चाइना, और ये किसको ज्वाइन करता है, एशिया को कनेक्ट करता है किससे, यूरोप को, एशिया टू यूरोप को कनेक्ट करता है ये सिल्क रूट। अब चाइना में क्या होता था, चाइना में सिल्क बनाया जाता था और वो इस रूट के थ्रू ट्रेड होता था, यानी कि उसको बेचने के लिए और अलग अलग कंट्रीज तक एक्सपोर्ट करने के लिए ये लैंड रूट यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए इस रोड का नाम सिल्क रूट पड़ा या सिल्क रोड, वन एंड ऑल सेम थिंग। तो ये जो येलो लाइन है ना, एग्जैक्टली यही आपका सिल्क रूट है और इसी पे आपके चैप्टर का नाम पड़ा है। तो हमारे जो नरेटर है निक मिडल्टन, इन्होंने माउंट कैलाश जाने के लिए ये सिल्क रूट वाला ही रास्ता अपनाया था एज अ शॉर्टकट, क्योंकि उनके गाइड सेटन ने कहा था कि ये शॉर्टकट है और हम यहाँ पे आसानी से पहुंच जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ perfect blue sky on the morning we said our goodbyes.
extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. तो अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वेदर के डिस्कशन से, यानी कि जिस वक्त नरेटर डैनियल और जो उनका गाइड सेटन है जर्नी के लिए निकल रहे थे, वो सुबह सुबह का डॉन का समय था, शुरुआत सुबह सुबह का समय था। तो उस समय का यहाँ पे जो ऑथर है हमको वेदर, हमको जो क्लाइमेट हो रहा है वहाँ पे जो मौसम उस वक्त हो रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा था। तो वो कह रहे हैं कि फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोट कर रहा था ब्लू स्काई में। हाफ मून क्या होता है आपको पता है ना, आधा मून क्या होता है, इस तरीके से हाफ मून होता है जो सिर्फ आधा ही हमें दिखता है। जैसे हमें कभी मून बड़ा दिखता है, कभी फुल मून डे होता है, कभी नो मून डे होता है, कभी क्रीसेंट मून दिखता है, कभी गिब्बस मून दिखता है, अलग अलग मून दिखते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे आधा चंद्रमा, आधा मून जब हमें दिखता है तो उसे हम हाफ मून कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि हाफ मून जो था वो परफेक्ट ब्लू कलर के स्काई में फ्लोट कर रहा था। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत सुबह सुबह होती है तो वैसे तो सुबह के टाइम सन आ जाता है और मून चले जाता है, बट समटाइम्स आप मून भी देख सकते हो स्काई में। तो वो कह रहे थे कि आसमान में ये हाफ मून जो था वो ब्लू कलर के स्काई में बहुत सुंदर लग रहा था, फ्लॉलेस था, यानी कि उस पर कोई दाग धब्बा नहीं था, बिल्कुल साफ था वो कौन, मून। और वो उसी वक्त गुड बाय कह रहे थे आपस में, जो लोग उनको सी ऑफ करने आए थे जर्नी के लिए उनको वो गुड बाय कह रहे थे। और एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स। अब फ्रेंच लोव्स क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझो नॉर्मल ब्रेड क्या होती है। जो ब्रेड खाते हैं वो स्लाइसेस में होती है, यानी छोटे छोटे पीसेस में होती है, स्क्वायर शेप के ऐसे पीसेस की ब्रेड होती है जो हम खाते हैं। लेकिन जब ब्रेड बेक होती है तो वो नॉर्मल इतनी बड़ी सी ब्रेड होती है, फिर इसको पीसेस में कट किया जाता है। तो ये एक फ्रेंच लोव है, यानी कि फ्रेंच बड़ा सा फ्रेंच ब्रेड है जो बड़ी सी है, जिसको अभी स्लाइसेस में कट नहीं किया गया, ये बेक होके निकली है। तो एग्जैक्टली इससे कंपेयर कर रहे हैं स्काई को कौन, हमारे ऑथर। वो कह रहे हैं कि जो बैंक्स ऑफ क्लाउड्स लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स glowed pink as the sun emerged to this flash of distant mountain tops with a rose tinted blush। तो वो कह रहे हैं कि जो ये लोव है उसी के जैसे सारे क्लाउड्स दिख रहे थे। अगर आप देख सकते हैं ना कि ऐसे ऐसे ये दिख रहे हैं यहाँ पे ये, तो इसको ये जो क्लाउड्स का जो शेप था वो उनको बड़े फ्रेंच लोव जैसे इसके जैसे दिख रहा था। और जो आसमान था वो रोज टिंटेड ब्लश जैसा हो गया था, यानी कि पिंक पिंक कलर जैसा हो रहा था, पर्पलिश पिंक कलर जैसा स्काई का उस वक्त कलर हो रहा था। और सन इसलिए बोला क्योंकि कभी कभी सन और मून साथ में दिखते हैं, कभी कभी होता है। तो हल्का हल्का सन निकल रहा था, सुबह का टाइम था तो सनलाइट भी हल्की हल्की सी आ रही थी वहाँ पे। नाउ दैट वी वर लीविंग रावू। अब वो लोग रावू से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि रावू में ही वो थे और वहीं से निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा हम अब रावू छोड़ के जा रहे थे, और क्यों कहाँ जा रहे थे, अपनी जर्नी स्टार्ट करने फॉर माउंट कैलाश। लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। तो लामो आई और लामो ने ऑथर को बोला कि मुझे आपको फेयरवेल प्रेजेंट देना है। One evening I told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Korah, and she said I ought to give some warmer clothes। तो उनकी जर्नी के जाने से एक दो दिन पहले ही शाम में डैनियल के थ्रू लामो को ऑथर ने बताया कि मैं थोड़े दिन बाद माउंट कैलाश की जर्नी के लिए निकल रहा हूँ। तो इसलिए उसने उनके लिए एक फेयरवेल गिफ्ट रखा, जो कि क्या था, एक लॉन्ग शीप स्किन से बना हुआ कोट। और क्यों जा रहे थे वो, क्योंकि उन्हें कोरा करना था। तो कोरा क्या होता है, मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स। मेडिटेशन करते हैं वो लोग वहाँ जाके, और जो चक्कर लगाते हैं माउंट कैलाश के, उससे हम कहते हैं कोरा। After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. तो ducking back means going inside and then coming out। तो लामो अपने टेंट के अंदर गई और फिर बाहर आई, और जैसे ही वो बाहर आई वो क्या लेके आई, लॉन्ग शीप के स्किन से बना हुआ एक लॉन्ग कोट। Satan sized me up as we clambered into his car। Sized me up का मतलब क्या है, to look at someone attentively। तो जब उन्होंने वो पहना तो सेटन उनको देख रहा था कि बहुत अच्छा सा कोट है और अच्छे सही साइज में भी उनको आ रहा है। और कब देख रहे थे, जब ऑथर उनकी कार में क्लैम्बर्ड हो रहे थे, यानी कि मूव और क्लाइम इन एन ऑकवर्ड वे। जब मुश्किल से चढ़ते घुसते आप किसी कार में बैठ जाते हो, गेट खोला, सामान रखा, डिफिकल्टी से जब आप बैठते हो तो उसे हम क्लैम्बर्ड कहते हैं। येस ही डिक्लेयर्ड, ड्रॉगबा सर। तो ड्रॉगबा यानी कि शेफर्ड, वो आदमी जो शीप्स को चलाते हैं, चरवाते हैं, उनके पास बहुत सारी शीप्स होती हैं, तो वो उसे हम शेफर्ड कहते हैं।
तो वो कहता है, सेटन कहता है, हाँ सर ड्रॉगबा, आप तो ड्रॉगबा लग रहे हो, यानी कि आप तो शेफर्ड जैसे लग रहे हो, जो इंसान शीप्स को घुमाता है चराता है, क्योंकि उन्होंने शीप की स्किन का कोट पहना था। तो वो ऐसे उनसे मजाक कर रहा था सेटन। We took a shortcut to get off the Shangtang. अब Shangtang क्या है? पार्ट ऑफ टिबेटन प्लेटो। तो ये हम सबको पता है कि टिबेट क्या है, एक प्लेटो है। प्लेटो क्या होता है? वो जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है। हम सब ने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि व्हाट इज अ प्लेटो, जो लैंड से थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है उसे हम प्लेटो कहते हैं। तो टिबेट एक प्लेटो ही है। तो वो कह रहे हैं कि हमने शॉर्टकट लिया चैंगटैंग से। तो चैंगटैंग भी एक टिबेट का पार्ट ही है, और वहीं से उन्होंने क्या लिया, शॉर्टकट लिया अपनी जर्नी के लिए। Satan knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kailash. तो वो कह रहे हैं कि सेटन को एक रूट पता था, एक रास्ता पता था जो हमको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लेकर जाए, और उस रूट से जब हम जाएंगे तो हम डायरेक्टली माउंट कैलाश पर ही पहुंचेंगे। It involved crossing several fairly high mountain passes, he said. तो सेटन ने उनको बताया कि जो हम ये शॉर्टकट ले रहे हैं उसमें बहुत सारे हमको माउंटेन पासेस क्रॉस करने हैं, बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स ऐसे 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 ऐसे। अब माउंटेन पासेस क्या होते हैं? जब एक माउंटेन को दूसरे माउंटेन से कनेक्ट करने के लिए बीच का जो ये रास्ता होता है, इसको हम कहते हैं पास। तो वो कह रहे हैं कि हमको जब ये शॉर्टकट लेंगे तो हमें बहुत सारे माउंटेन्स और बहुत सारे माउंटेन पासेस क्रॉस करने पड़ेंगे। बट नो प्रॉब्लम सर, ही अश्योर्ड अस, इफ देयर इज नो स्नो। तो उसने बोला कि हमें भले ही बहुत सारे माउंटेन्स क्रॉस करने पड़ेंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वहाँ पे स्नो नहीं हुई, यानी बर्फ़ जमी हुई नहीं हुई या स्नोफॉल नहीं हुआ, तो सब सही रहेगा। What was the likelihood of that? I asked. Not knowing sir until we get there. तो ऑथर ने उनसे पूछा कि इसकी क्या गारंटी है या इसकी कितनी चांसेस है कि वहाँ पे स्नो होगी कि नहीं होगी। तो सेटन ने बोला, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. अब वो कह रहे हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्लोप्स ऑफ रावू से स्टार्ट किया था। तो रोलिंग हिल्स ऑफ रावू कैसे होते हैं? ऐसे 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 जो छोटी छोटी हिल्स होती है ना, उसको रोलिंग हिल्स कहते हैं, छोटे छोटे रोलिंग हिल्स। तो वो कह रहे थे कि हमने इस तरीके की रोलिंग हिल्स से स्टार्ट किया था रावू में, और फाइनली हम एक जब ये सारी हिल्स क्रॉस हो गई तो हम एक प्लेन एरिया पे, बिल्कुल एक प्लेन एरिया पे आके पहुंच गए। बड़ा सा प्लेन एरिया था, हमें वहाँ कुछ नहीं दिखा, सिर्फ हमें वहाँ पे गैजल्स दिखे। गैजल्स कौन होते हैं? ये एनिमल जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये एक गैजल है। An African or Asian mammal with large eyes that moves quickly and hoofs. ये लार्ज एनिमल होता है जो जल्दी जल्दी मूव करता है और हूफ करता है, यानी कि साउंड्स निकालता है। तो उनको बड़े से प्लेन पे कौन दिखा? ऐसे गैजल्स दिखे। दैट वुड लुक अप निबलिंग, निबलिंग यानी टेक अ स्मॉल बाइट फ्रॉम। एरिड का मतलब क्या होता है? हैविंग लिटिल और नो रेन। तो वो जो लॉन्ग बड़े से प्लेन पे जहाँ पे पहुँच गए थे ऑथर, वो कैसा था? वो बहुत ड्राई सा लैंड था, यानी कि सूखा पड़ा हुआ था। और वहाँ पे मतलब सूखा पड़े थे का मतलब ये था कि वहाँ बारिश नहीं थी। और किससे कवर्ड था वो लैंड? पैस्चर्स था, यानी लैंड कवर्ड विद ग्रास, पूरी घास से भरा हुआ था। तो जो गैजल्स थे वो वहाँ पे क्या खा रहे थे? निबल कर रहे थे, यानी छोटे छोटे पीसेस किसके खा रहे थे? छोटे छोटे बाइट्स किसके खा रहे थे? ग्रास की। और एंड फ्राउन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड। और फिर हम लोग को जैसे उन्होंने देखा कि कार आ रही है तो फ्राउन करने लगे, यानी ऐसे हमको गंदा सा मुंह बना के ऐसे देखने लगे, टू डिसअप्रूव समथिंग, जैसे उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ऐसे उन्होंने एक्सप्रेशंस बनाए। बाउंडिंग अवे यानी जंप करके फिर वो किसी वॉइड में चले गए, यानी कि किसी एम्प्टी प्लेस में भग गए गैजल्स। तो ये सब उन्होंने कहाँ देखा? उस प्लेन पे देखा, उस प्लेन पे जब वो रोलिंग हिल्स क्रॉस करके एक प्लेन पे आए। तो ये उसका पूरा सीन एक्सप्लेन किया है। Further on, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. अब जैसे ही वो प्लेन से थोड़ा क्रॉस हुए, पहले तो प्लेन्स कैसी थी? ग्रासी थी, क्योंकि वहाँ पे गैजल्स अपना खाना चर रहे थे, खाना खा रहे थे, ग्रास खा रहे थे। धीरे धीरे जब प्लेन्स थी ना, वो ग्रासी से क्या बन गई? स्टोनी, यानी रास्ता कैसा बन गया? पथरीला बन गया, बहुत पत्थर कंकड़ पड़े हुए थे रास्ते में। और उनको क्या दिखा? हर्ड ऑफ वाइल्ड एस। ये वाइल्ड एस क्या है? एन एनिमल हु हैव ईयर्स शॉर्टर दैन हॉर्स एंड स्मॉलर इन साइज। तो ये जो आपको दिख रहा है ना,
ये वाइल्ड एज है, ये थोड़ा थोड़ा हॉर्स जैसा दिखता है, हाइट में थोड़ा सा कम होता है हॉर्स से, और क्या होता है इसके जो ईयर्स होते हैं ना वो भी थोड़े थोड़े छोटे होते हैं, थोड़ा बहुत हॉर्स जैसा दिखता है। तो उनको आवाज़ आई कि बहुत सारा हर्ड यानी पूरा एक झुंड जो है वाइल्ड एस का वो वहाँ से आ रहा है। केम इन टू व्यू यानी दूर से इनको दिखा। सेटन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। तो क्योंकि सेटन उस जगह से फेमिलियर था, बहुत सारे टूरिस्ट को ले जाता था, वापस वहाँ पे छोड़ता था, तो सेटन कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि वो हमें अप्रोच कर रहे हैं, यानी हमारी तरफ ये पूरा झुंड आ रहा है, बहुत देर पहले ही पता चल गया था। शायद उनको पूरे झुंड के दौड़ने की जो आवाज़ है शायद वो आ गई थी सेटन को, वो फेमिलियर है क्योंकि उस जगह से। कैंग ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट। कैंग क्या होता है? वाइल्ड एज ऑफ टिबेट। तो एग्जैक्टली इन्हीं एनिमल्स को क्या बोल रहा है वो? कैंग कह रहा है कि यहाँ पर टिबेट में उनको कैंग कहते हैं इस वाइल्ड एज को। तो बोल रहा है कि जो कैंग है वो दूर से दिख गया था कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो दौड़ते हुए आ रहे थे, बहुत सारे तो आ रहे थे, तो डस्ट उड़ रही थी पूरी, तो दूर से कार में से ही सेटन को दिख गया था, क्योंकि पॉल ऑफ डस्ट यानी बहुत सारे डस्ट उसको ऐसे उड़ती हुई दिखी, तो वो समझ गया कि यहाँ पे अब कैंग आ रहे हैं हमारी तरफ। When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. तो अब वो क्या बता रहे हैं? हर्ड का मतलब क्या होता है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल, पूरा झुंड। गैलपिंग मीन्स प्रोग्रेसिंग इन एन अनकंट्रोलेबल मैनर, यानी कि जब हमारी तरफ वो अनकंट्रोलेबली आ रहे हैं, रुक नहीं रहे, स्टॉप नहीं कर रहे हैं। एन मास मतलब इन अ ग्रुप, और वो कैसे आ रहे हैं? सब लोग झुंड में पूरे ग्रुप में आ रहे हैं। मैन्यूवर्स यानी कि कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब ध्यान से समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जैसे ही ये जो वाइल्ड एज जो कैंग था हमारी तरफ आ रहे थे, या मतलब हमने देखा कि हमारे काफ़ी पास आ गए हैं, तो हमने इस पूरे झुंड को हमारी तरफ अनकंट्रोलेबल मैनर में पूरे ग्रुप में आते हुए देखा। और वो लोग कैसे आ रहे थे? वो लोग इस रास्ते से ऐसा रहते, पॉल ऑफ डस्ट यानी कि पूरी धूल उड़ाते हुए आ रहे थे इस तरीके से, और व्हीलिंग एंड टर्निंग यानी कि वो अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेस जैसे होती हैं, व्हीलिंग कर रहे थे, टर्न कर रहे थे, घूम रहे थे, इस तरीके की एक्शंस करते हुए वो लोग आ रहे थे, और ऐसे कर रहे थे जैसे वो कोई मैन्यूवर्स कर रहे हैं, यानी कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर। तो वो जो पूरा प्लेन था वहाँ पे क्रिस्प और क्लीन बिल्कुल साफ एयर थी, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा हर्ड, इतना बड़ा झुंड दौड़ रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, टर्न कर रहा था, व्हीलिंग कर रहा था, यानी गुलाटियाँ इस तरीके से मार रहा था, तो क्या हो रहा था? पॉल ऑफ डस्ट यानी कि प्लूम्स यानी ट्रेल, ये जो पूरा रास्ता है ना इसको ट्रेल कहते हैं। जिस रास्ते से वो लोग आ रहे थे वहाँ पूरी ऐसे डस्ट उड़ रही थी। बिलोड यानी कि फिल्ड विथ एयर, पूरी एयर, डस्टी एयर से वो पूरा रास्ता भर गया था, जिस तरीके से वो कैंग हमारी तरफ आ रहे थे। हमारी तरफ यानी कि उस रास्ते तरफ, उनको अटैक करने के लिए नहीं आ रहे थे वो। As hills started to push up once more from the rocky wilderness as we passed solitary drogbas tending their flocks. अब उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था? रोलिंग स्लोप से स्टार्ट किया था रावू की, फिर वो प्लेन्स पर आ गए थे, और कौन से प्लेन्स? ग्रासी प्लेन्स, जहाँ पे गैजल्स जो थे ग्रास खा रहे थे। फिर जो प्लेन्स थे वो ग्रासी से अब स्टोनी यानी पथरीला रास्ता बन गया था, जहाँ पे उनको कैंग दिखा, पूरा उनका ग्रुप दिखा जो डस्ट उड़ा रहा था। अब अगेन वो कहाँ पे आ गए हैं? हिल्स पे, यानी कि फिर से उन्होंने माउंटेन्स जो है उनको, हिल्स माउंटेन्स उनको मिलना स्टार्ट हो गया, वो वापस इस तरीके के रास्ते पर आ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग फिर से कौन से रास्ते, कहाँ आ गए? हिल्स पर आ गए, और रॉकी वाइल्डरनेस यानी वेस्ट लैंड्स हमने पास कर लिए, पथरीले रास्ते जो थे हमने वो क्रॉस करके आ गए हैं। सॉलिटरी ड्रॉगबास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, सॉलिटरी यानी प्राइवेट, जो चीज़ अलग अलग होते हैं, और ड्रॉगबास यानी कि वही शेफर्ड्स जो भेड़ बकरियां कैटल को ऐसे घुमाते हैं, इनको हम ड्रॉगबास कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें कौन दिखा इन हिल्स पे? हमको ड्रॉगबास यानी इस तरीके के शेफर्ड्स दिखे हमें, और वो लोग अपनी फ्लॉक्स को घुमा रहे थे, यानी कि इनकी ग्रुप ऑफ शीप्स को, जो इनका कैटल भेड़ बकरी थी, उनको घुमा रहे थे इन स्लोप्स पे, इन हिल्स पे। Sometimes men, sometimes women, these well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. तो ये लोग जो थे शेफर्ड्स थे, उसमें से कुछ मेन थे, उसमें से कुछ
विमेन थी, एंड दे वर फुली रैप्ड, वेल रैप्ड, यानी पूरे कवर करे हुए थे। वहाँ बहुत ठंड थी तो इसलिए वो उन्होंने अपने आप को पूरा पैक करके रखा था। तो वो क्या कर रहे थे, पॉज रुक जा रहे थे, फिर हमारी कार की तरफ स्टेयर कर रहे थे, घूर कर रहे थे, और ओकेजनली ऐसे वेव कर रहे थे, बाय बाय भी कर रहे थे उन लोगों को। तो दे वर एंजॉइंग कि जो लोग आ जा रहे हैं उनको बाय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे थे वो लोग। कौन? ड्रॉगबाज। When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. अब ट्रैक यानी वो लोग जिस रास्ते पे थे, जैसे ही वो जिस रास्ते पे ऊपर हिल की तरफ जा रहे थे, अगर कोई शीप्स, बहुत सारी शीप्स उनकी गाड़ी के सामने आ जा रही थी, तो शीप क्या करी थी, फटाक से ऐसे टर्न ले रही थी, जैसे एक कट लेते ना हम गाड़ी से, वैसा शीप कट ले रही थी। और इवेसिव एक्शन, इवेसिव यानी स्लिपरी, जैसे कि फिसल के निकल रही है वो, तो वो क्या एकदम सामने आ जा रही थी और गाड़ी से टकराने से पहले जल्दी से फिसल के शीप साइड में हो जा रही थी कार के। तो इस तरीके से शीप्स वहाँ पे कर रहे थे एक्शंस। वीरिंग यानी चेंज डायरेक्शन सडनली, तो सडनली शीप अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रही थी इन फ्रंट ऑफ द स्पीडी व्हीकल, यानी कि जैसे कि कार है, शीप आई और जल्दी से साइड से निकल गई, और गाड़ी ऑब्वियसली स्पीड में ही होगी, तो वो लोग बता रहे थे कि शीप्स वहाँ पे कैसा कर रही थी उनके साथ। We passed nomads, dark tents pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan Mastiff standing guard. तो nomads क्या होता है? nomads यानी people who travel from one place to another, एक जगह से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जो लोग ट्रैवल करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, अपना टेंट वेंट लेके चलते हैं, जहाँ भी उनको सही जगह मिलती है, सही वेदर मिलता है, उनको लगता है कि हाँ छोटा मोटा यहीं हम अपना बिजनेस कर लेंगे, या लकड़ी काटने का, या कुछ भी छोटा मोटा वुल, शीप में से वुल निकालने का बिजनेस, तो वो क्या करते हैं, अपना टेंट लेके चलते हैं अपने बिजनेस, अपने काम के हिसाब से, और फिर जहाँ उनको सेफ और अच्छी जगह मिलती है वहीं अपना टेंट लगा लेते हैं, तो उन्हें हम नोमैड्स कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब हम स्लोप्स पे जा रहे थे, पहले तो ड्रॉगबाज दिखे थे, फिर उनको नोमैड्स दिखे थे। नोमैड्स अपना क्या, ऐसे कहीं पे भी उनको जगह मिलती है ना, सब अपना टेंट लगा के बैठ जाते हैं, और वहीं पे अपनी भेड़ बकरियों को भी रख देते हैं कि तुम लोग अपना जब तक ग्रास वगैरह खाओ। तो उनके जो टेंट्स थे उनके बाहर एज अ गार्ड कौन बैठा था? टिबेटन मैस्टिफ। टिबेटन मैस्टिफ इतना बड़ा सा ये ब्लैक कलर का डॉग होता है जो बहुत ही डेंजरस होता है। और आइसोलेशन यानी कि जो एक प्राइवेट, एक अकेली जगह पे, तो उनके टेंट्स ऐसे ऐसे अकेली खुली जगहों में लगे हुए थे, एकदम दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ टेंट्स ही दिख रहे थे, और उनके बाहर एज अ गार्ड बैठा था टिबेटन मैस्टिफ नाम का ये डॉग। These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sight. तो बीस्ट यानी कि लार्ज डेंजरस एनिमल, ये बड़ा सा खूंखार जानवर। तो वो ये कह रहे हैं कि जो बीस्ट थे, ये जो डॉग्स थे, ये क्या कर रहे थे, कॉक यानी टिल्ट, अपने हेड्स को थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहे थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि इनको दिख रहा था कि कोई कार्स हमारे टेंट्स की तरफ आ रही है, तो उनको लगता था शायद हमें अटैक करने आ रहे हैं, तो ये अपना हेड ऐसे टिल्ट करके देखते थे कि कौन आ रहा है हमारी तरफ, एंड अब हमें बहुत साइड्स एंड फिक्स देयर साइड्स यानी हमें देखते ही जाते थे, घूरते थे। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, और जैसे जैसे हम उनके टेंट्स को पास हो रहे थे यानी कि क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट। तो दे वुड एक्सप्लोड ऑन अस यानी कि वो जंप मार के इस तरीके से हमारी कार पे आने की कोशिश कर रहे थे, जैसे एक गन से बुलेट निकलती है, वैसे ही उस स्पीड में इतनी फास्ट वो लोग भी हमारे ऊपर अटैक करने की और हमारे ऊपर हमारी कार पे जंप करने की कोशिश कर रहे थे। दीज शैगी मॉन्स्टर्स, शैगी यानी कि बुशी और हैरी, बहुत ज़्यादा इनके बॉडी पे हेयर एंड फर होता है। तो ये जो शैगी मॉन्स्टर्स होते हैं, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स एंड बार्क्ड फ्यूरियसली विथ मैसिव जॉज। फ्यूरियसली यानी एंग्रीली, बहुत गुस्से में होते हैं ये। मैसिव जॉज यानी ह्यूज, इनका जो जॉ, ये जो पूरा माउथ का एरिया होता है बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो वहाँ ये बोल रहे हैं कि ये जो डॉग्स हैं ये क्या करते हैं, ये इतने ब्लैक होते हैं, इतने डार्क होते हैं कि सबसे काली अंधेरी रात जो होती है उससे भी ज़्यादा डार्क होते हैं। अब सबसे डार्केस्ट नाइट कौन सी होती है? जिस दिन नो मून होता है, यानी जिस दिन आपको स्काई में मून बिल्कुल नहीं दिखता। तो जितना अंधेरा, जितनी डार्केस्ट नाइट वो होती है, उससे भी ज़्यादा डार्क ये ब्लैक कलर के डॉग्स होते हैं। और ये यूजुअली क्या पहनते हैं, ऐसे पिंक कलर का ना ऐसे अपने आसपास ये फर पहन लेते हैं।
ब्राइट रेड कॉलर्स, रेड या पिंक कलर के ये अपने कॉलर्स अपने आसपास इनको वहाँ के लोग पहना देते हैं। और कैसे बाग करते हैं, ये बाग करते हैं ना उनके ऊपर भौंकते हैं बहुत गुस्से में, और इनके जो जॉज होते हैं बहुत मैसिव होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि बहुत ह्यूज और डेंजरस एनिमल्स होते हैं। They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Satan to brake and swerve. Swerve यानी कि चेंज डायरेक्शन सडनली, यानी कि जब आप सडनली अपनी इस तरीके से गाड़ी घुमा लेते हो। तो वो कह रहे थे कि उन्हें हमारी गाड़ी का, हमारे व्हीकल का भी डर नहीं था, और वो क्या कर रहे थे, बिल्कुल हमारे रास्ते के सामने आ जा रहे थे बार बार जंप करके। तो सेटन को बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा था और स्वर्व करना पड़ रहा था, यानी कि जल्दी से अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा था, नहीं तो वो डॉग में क्या हो जाते, हिट हो जाती उनकी गाड़ी। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. Easing off यानी कि to stop following someone. तो डॉग क्या कर रहा था, उनकी गाड़ी का कम से कम 100 मीटर्स, कुछ 100 मीटर्स तक पीछा कर रहा था, और तब तक करता रहा था जब तक उन्होंने देखा कि हम लोग उनकी जो गाड़ी है उनके प्रॉपर्टी से, उनके एरिया से, उनके टेंट से काफ़ी दूर ना चली गई हो। तो तब तक वो उनको क्या कर रहा था, फॉलो करते जा रहा था। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs, brought along the Silk Road in ancient times as a tribute from Tibet. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन टिबेटन मैस्टिफ्स को देख के बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते कि ये जो टिबेटन मैस्टिफ्स हैं ये क्या करते थे, चाइना के जो इम्पीरियल कोर्ट होते हैं, चाइना के जो बड़े बड़े राजा महाराजों के जो कैसल्स होते हैं, जो उनके जो बड़े बड़े कोर्ट्स होते हैं, जो जहाँ पे उनकी सभा चलती है, वहाँ पे एज अ बाहर उनके हंटिंग डॉग्स की तरह वो लोग रखते थे। यानी कि ये जो बड़े महाराज होते हैं, बड़े किंग्स होते थे, ये ऐसे बड़े बड़े डेंजरस डॉग्स को कैसे रखते थे, हंटिंग डॉग्स की, इनको हंट करवा, यानी कि कोई भी अगर चोरी हो गई कुछ भी, तो हंट करने के लिए या किसी को सज़ा देने के लिए इनसे कटवाते थे, इनको बाइट करवाते थे। कहाँ पे, चाइना में। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इतने खतरनाक, इतने खूंखार डॉग्स को देख के मैं तो बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकता कि ये इनको बिल्कुल सही जगह रखा था, यानी कि चाइना के इम्पीरियल कोर्ट्स जो होते हैं उनके बाहर एज अ हंटिंग डॉग रखा था, बिल्कुल सही जगह से रखा था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हैं। ऑल्सो ये एज अ ट्रिब्यूट, एज अ गिफ्ट, एज अ रिस्पेक्ट कहाँ से लाए गए थे, तिब्बत से। इनका नाम ही क्या है, टिबेटन मैस्टिफ, यानी कि तिब्बत के हैं, ये तिब्बत के रहने वाले डॉग्स हैं। तो इनको एज अ ट्रिब्यूट, एज अ गिफ्ट सिल्क रोड के रास्ते से कहाँ लाया गया था, चाइना लेके आया गया था। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. अब horizon का मतलब क्या होता है, ये सन उगता है ना, जब सन ऐसा राइज होता है आपको दिखता है ऐसे पानी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा पानी होता है, और ये जो होता है, ये वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, होराइजन। जिस लाइन के ऊपर से आपको सन राइज होते हुए दिखता है, इस लाइन को हम कहते हैं होराइजन। तो वो कह रहे हैं अब तो हमको क्या दिख रहे हैं, अब होराइजन के उस तरफ हमको बड़े बड़े माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं जो स्नो कैप्ड है, यानी कि उनकी जो चोटी है। फॉर एग्जांपल ये जो माउंटेन है, इनका जो ऊपर का एरिया होता है उसको पीक, या हिंदी में उसको बोलते हैं चोटी, ये स्नो कैप्ड यानी पूरी बर्फ से ढकी हुई है। तो अब उनको वो दिखना स्टार्ट हो गए थे। We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. तो वो एक वैली में एंटर हुए। वैली यानी कि ऐसे थोड़ी सी जो छोटी सी नदी टाइप की, उस तरह एक इससे रास्ते पे है जहाँ वैली थी। तो जो वैली थी ये किससे भरी हुई थी, क्लॉग्ड यानी कि फिल्ड अप, आइस से, बड़े बड़े आइस के टुकड़ों से भरी हुई थी ये पूरी वैली। और यहाँ पे वो कैसी थी, ब्रिलियंट वाइट, जो पूरी आइस थी बहुत वाइट कलर की, शाइन हो रही थी, ग्लिंटिंग यानी स्पार्क हो रही थी, स्पार्कल हो रही थी, ट्विंकल बिल्कुल शाइन हो रही थी। और इन द सनशाइन यानी कि वहाँ पे ऊपर सन भी था। तो इस वैली में बहुत सारे बड़े बड़े पीसेस थे आइस के जो कि प्योर वाइट कलर के थे और शाइन हो रहे थे। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक ट्विस्टिंग विद द meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. meanders क्या होते हैं, meanders यानी to follow a winding course of a river or road। तो वो कह रहे हैं कि meander, जो ये रास्ता दिख रहा है ना आपको ऐसा ऐसा ऐसा, ये meander जैसा उन्होंने रास्ता फॉलो किया हुआ था पूरे रास्ते। और ट्रेल यानी कि जो पूरा रास्ता है, जो पाथ है ऐसा ऐसा, उसको हम ट्रेल कहते हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने हाइट गेन करी, वो एकदम हाइट पे जा रहे थे, तो ये जो रिवर है ये क्या हो रहे थे, ये इसका जो पानी थोड़ा थोड़ा सा रोड पे आ रहा था। The turns became sharper and the ride bumpier.
सेटन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब। ये इनका जो मान लो ये क्लाइंब कर रहे हैं ऐसे ऊपर ऊपर तरफ, ये लोग हाइट पे जा रहे हैं। कौन? ये लोग कार में जा रहे हैं, ऑथर और सेटन, और साथ में डैनियल। तो वो कह रहे हैं कि जैसे हम किसी हिल को क्लाइंब करते तो टर्न्स बहुत सारे करने पड़ते, तो टर्न जो है ना बहुत शार्प हो रहे थे, यानी कि बिल्कुल शार्प, यानी इस तरफ खाई थी तो बिल्कुल शार्प टर्न्स हो रहे थे बहुत, और जो राइट थे वो बम्पियर थे, यानी कि उनको बहुत सारे धचके आ रहे थे। अब सेटन ने अपनी गाड़ी थर्ड गियर में कर ली, यानी थोड़ी स्लो कर दी, क्योंकि जो टर्न्स है वो बहुत शार्प है। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, laboring through steeper slopes that spotted big rocks daubed with patches of bright orange lichen. Daubed का मतलब क्या होता है? Spread a thick sticky substance on a surface carelessly. और lichen क्या होता है? Daubed यानी कि कोई sticky substance, कोई चिपचिपा substance जब किसी rock पे या road पे होता है तो उसे हम daub कहते हैं। और वो क्या substance था? ये bright orange कलर का ऐसा lichen, ये चिपचिपा सब्सटेंस है। लिचिन क्या होता है? एक छोटा सा ग्रोइंग प्लांट होता है जो वॉल्स पे या ट्रीज पे या जो रॉक्स पे अपने आप ग्रो होने लगता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। तो वो कह रहे हैं कि अब ट्रैक हट गया। पहले क्या हो रहा था कि टर्न्स बहुत शार्प थे और जो वैली का पानी था वो रोड पे आ रहा था, तो थोड़ा स्लिपरी रोड होने की चांसेस हो रहे थे। अब क्या हो रहा है? ट्रैक मूव हो गया है, यानी कि थोड़े से वो लोग ट्रैक रास्ता यानी आगे बढ़ गए हैं। और अब आईसी रिवर से क्या हो रहा था? ये स्टीपर स्लोप्स थी। स्टीपर का मतलब क्या होता है? ये जो कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं, ओके, और कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं। तो जब हम यहाँ जाते हैं तो थोड़ा धीरे 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 करके हम पहुँच जाते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके के माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है ऊपर जाने में। तो ये बहुत स्टीप माउंटेन है, जो बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ माउंटेन है, इसको हम स्टीप माउंटेन कहते हैं। तो वो कह रहे थे अब माउंटेन क्या हो रहा था? बहुत स्टीप हो रहा था, और जो वहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर मिल रहे थे हमें रास्ते में, उन पे ये स्टिकी सा सब्सटेंस था, ऑरेंज लिचिन करके। ओके, बीनीथ द रॉक्स हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन टू द नियर परमानेंट शेड। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अब जो रॉक्स हैं उनके नीचे क्या हंग थे, क्या हैंग हो रहे थे? बड़े बड़े आइस के जो पीसेस थे वो क्लंग थे, यानी कि लटके हुए थे, टाइटली हंग थे। तो बड़े बड़े रास्ते में उनको रॉक्स दिखे जिनके ऊपर लिचिन नाम का स्टिकी सब्सटेंस था, और रॉक के नीचे बड़े बड़े आइस पीसेस उन रॉक्स पे लटके हुए थे। तो ये उनका पूरा जो जर्नी है, जो रास्ते में उनको क्या क्या दिख रहा है, वो यहाँ पे आपको ऑथर पूरा बताते जा रहे हैं। I felt the pressure building up in my ears, held my nose and snorted and cleared them. अब क्या होता है जब हम हाइट पे जाते हैं, या कभी भी हम अगर एरोप्लेन में आपने फ़्लाइट में ट्रैवल किया है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जब बहुत हाइट पे जाते हैं तो हमारे कान एकदम बंद होने लगते हैं, और हमारे कान में बहुत तेज़, सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। बेसिकली हमारे जो कान होते हैं वो दर्द होने लगते हैं, वो इसलिए बंद होते हैं क्योंकि हम बहुत हाइट पे जा रहे हैं, क्योंकि एयर प्रेशर हमारे कान में बिल्डअप हो रहा है। तो एग्जैक्टली इनके साथ भी ऐसा हो रहा था। वो लोग क्या कर रहे थे, ऐसे बड़े से ऐसी हिल पे ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, उनके कान में एयर प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, और तो उन्होंने क्या किया, ये एयर निकालने के लिए क्या किया, उन्होंने अपनी नोज़ को होल्ड किया, स्नॉट किया एंड क्लियर किया, यानी कि थोड़ी सी हवा बाहर निकालने की कोशिश करी अपने नाक पकड़ने की, और ताकि वो उनका जो कान से हवा है वो निकल जाए। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बेंड एंड सेटन स्टॉप। फिर से एक और अनदर टाइट बेंड आ गया, यानी फिर से एक ऊबड़ खाबड़ सा ऐसा रास्ता आ गया, एक रॉक आ गया, और जिसकी वजह से सेटन क्या हुआ, स्टॉप हो गया, उसने अपनी कार रोक ली। वी हैड ओपनड दिस डोर, he had opened his door and jumped out of the seat before I realized what was going on. तो सेटन ने अपना दरवाज़ा खोला और जंप करके कार के बाहर आ गया। अभी तक ऑथर को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। Snow, said Daniel, as he too exited the vehicle, letting in the breath of cold air as he did so. तो फिर डैनियल ने भी गेट खोला और बाहर देखने लगा, अरे क्या है, स्नो है, उसको बाहर पूरा बर्फ़ दिखने लगी। और जैसे ही डैनियल ने अपनी कार का डोर खोला तो अंदर ठंडी ठंडी हवा आने लगी, क्योंकि बाहर पूरा बर्फीला इलाका था। A swath of the white stuff lay across the track in front of us. Swath क्या होता है? A long strip of land, लंबा सा रास्ता, जैसे कि ये आपको लंबा सा जो रास्ता दिख रहा है ना, इसको हम स्वॉथ कहते हैं। और वाइट स्टफ यानी कि स्नो। यहाँ पे जो पूरा लंबा सा रास्ता उनके सामने था, उनकी कार के सामने था, वो पूरा वाइट स्टफ से ढका हुआ था, यानी पूरी बर्फ जमी हुई थी वहाँ पे। Stretching for maybe 15 meters before it
पेटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड। तो ये कितना लंबा रास्ता था, ये 15 मीटर्स का रास्ता था जो पूरा बर्फ से ढका हुआ था, और पेटर्ड आउट मतलब डिमिनिश ग्रेजुअली एंड देन स्टॉप। तो धीरे धीरे ये 15 मीटर का जो रास्ता था पूरा बर्फ से भरा हुआ था, धीरे धीरे पेटर्ड आउट होने लगा, यानी कि बर्फ धीरे धीरे कम होने लगी उस रास्ते पे, एंड देन फाइनली बर्फ खत्म हो गई और क्या स्टार्ट हो गई, डर्ट ट्रेल स्टार्ट। फिर कीचड़ और मिट्टी का जो पूरा रास्ता था ट्रेल, वो स्टार्ट हो गया स्नो ट्रेल की जगह। ट्रेल यानी पूरा रास्ता, पूरी लाइन। The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on the upslope slide. अब ये upslope slide क्या होता है, ये हमारा क्या है, माउंटेन है जिसपे हम ऊपर जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि और इस तरफ क्या होता है, इस तरफ आपका खाई है, यानी कि पूरा नीचे गिर सकते हो आप। तो ये आपका माउंटेन है, इस तरफ नीचे आपकी खाई है, और यहाँ पे ये आपकी कार है जो ऊपर की तरफ चल रही है। तो अपस्लोप स्लाइड कौन सा साइड होता है, ये वाला स्लाइड, ये वाला साइड। जो स्लोप, जो हिल, जो माउंटेन के जो नीचे वाला रास्ता होता है ना, वो अपस्लोप स्लाइड होता है। तो वो कह रहे हैं कि स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, हमारे इस तरफ भी हमें स्नो दिख रही थी और हमारे इस साइड भी हमें स्नो दिख रही थी, और अपस्लोप स्लाइड पे बहुत सारा स्नो इकट्ठा करी हुई यहाँ पे रखी हुई थी इस तरीके से। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल। अब ये बैंक क्या है, बैंक यानी वो बर्फ के टुकड़े बहुत स्टीप थे, यानी कि बहुत मोटे मोटे थे, और हमारी कार वहाँ से उसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी। टू स्केल यानी टू क्लाइम, यानी उसको क्लाइम करके क्रॉस नहीं कर पा रही थी। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच। आई जॉइन डैनियल एज सेटन स्टेप्ड ऑन टू द एनक्रस्टेड स्नो एंड बिगैन टू स्लिदर। तो वो कह रहे थे कि अब कोई तरीका नहीं था, अब थोड़ा सा हमको स्लिदर करना पड़ रहा था। स्लिदर जो स्नेक का मूवमेंट होता है ना, ऐसा ऐसा वो फिसलता है, उसे, उस मूवमेंट को हम स्लिदरिंग कहते हैं या स्लिदर। तो स्लिदर यानी कि टू मूव स्मूथली ओवर अ सर्फेस। इनक्रस्टेड यानी कि डेकोरेटेड विथ हार्ड सर्फेस लेयर। तो वहाँ पे जो बर्फ़ थी वो ऊपर का हिस्सा बहुत हार्ड था बर्फ़ का, और क्या था, जब बर्फ़ हार्ड होती है तो बहुत थोड़ी स्लिपरी होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा था सेटन, सेटन यहाँ पे स्लिदर करने लग गया था, यानी कि अपने पैर से इस तरीके से और अपने हाथ से स्लिदर करने की कोशिश कर रहा था और चेक कर रहा था कि कितनी स्लिपरी है बर्फ़। Stamping his foot from time to time ascertain how sturdy it was. Sturdy यानी solid या hard. तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सेटन था वो कार से नीचे उतर के स्लिदर कर रहा था, यानी फिसल फिसल के अपने पैर से थम कर करके ऐसे ठोक ठोक के लिटरली वो चेक कर रहा था कि कितनी हार्ड है बर्फ, कितनी स्टर्डी है। I looked at my wristwatch. We were at 5,210 meters above the sea level. तो उन्होंने अपनी वॉच में चेक किया, किसने, ऑथर ने, और उसमें उनकी वॉच में क्या बता रहा था, वॉच क्या बता रही थी कि आप 5,210 मीटर्स अबव द सी लेवल हो, यानी आप इतनी हाइट पे एट प्रेजेंट पहुंच चुके हो। The snow didn't look too deep to me, but the danger wasn't its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो स्नो थी ना वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं थी, जो स्नो थी वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं थी, यानी ऊपर का जो सरफेस था काफ़ी हार्ड था। मेन डेंजर क्या था, इट्स डेप्थ, डैनियल बोला, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर। तो उसकी जो डेप्थ थी वो ज़्यादा डेंजरस थी, ना कि स्नो। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार को टर्न ओवर, ही सजेस्टेड, as we saw Satan grab handsful of dirt and fling them across the frozen surface. तो बोला कि इतनी हाइट है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा भी अगर हम गिर गए यहाँ से तो हमारी कार क्या होगी, टर्न हो जाएगी, हमारी कार पलट सकती है, उलट सकती है हमारी कार। तो उसने क्या देखा कि सेटन क्या कर रहा है, रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, बर्फ़ क्या पिघल पिघल के आ रही थी, तो रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था। तो यहाँ पे सेटन क्या कर रहा था, डर्ट यानी मिट्टी और बहुत सारी गंदगी को उठा के जो टायर है वहाँ पे उसको ऐसे ऐसे लगा रहा था, ताकि थोड़ा सा रफ और ऊबड़ खाबड़ सरफेस टाइप का बन जाए और जो टायर्स हैं वो मूव होने में ईजी हो। फ्लिंग करना, थ्रो करना, यानी कि फेंक रहे थे। फ्लिंग करना यानी कि समथिंग टू थ्रो, वो लिटरली क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे, किस पे, टायर पे। पिच्ड यानी अगेन थ्रो, अगेन वो इस तरीके से पूरा स्नो जो डर्ट था वो अपने टायर्स पे लगा रहे थे।
When the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Satan's load. अब जो सॉइल थी, जो डर्ट और गंदगी थी, वो पूरी तरीके से टायर्स पे अच्छे से लग गई थी. अब डैनियल और जो ऑथर है वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल के खड़े हो गए ताकि गाड़ी का लोड थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हाइट पे चल रहे थे और गाड़ी बहुत हैवी हो रही थी. तो डैनियल और ऑथर कुछ टाइम के लिए गाड़ी से बाहर निकल गए और धीरे धीरे सेटन गाड़ी ऊपर चढ़ा रहा था. He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car on its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. तो सेटन ने क्या किया, धीरे धीरे कार चलाते चलाते उस रास्ते पर लेकर आया अपनी कार को जहाँ पे डर्ट थी, जहाँ पे मिट्टी गंदगी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इससे क्या होता था, मिट्टी गंदगी में धीरे धीरे कार आगे निकल जाएगी, लेकिन कम से कम स्नो पे स्लिप तो नहीं करेगी, क्योंकि स्नो पे कार स्लिप कर रही थी और हमारी कार उलट सकती थी. तो अब वो धीरे धीरे बिना किसी प्रॉब्लम के डर्टी एरिया से लेके आ गए और अब एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं है और हम आगे तक थोड़ा पहुंच गए हैं. 10 minutes later we stopped at another blockage. Not good, sir, Satan announced as he jumped out again to survey the scene. सर्वे का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ चेक करना. तो सर्वे मीन्स किसी चीज़ को आप जब चेक कर रहे हो. थोड़ी देर बाद, कम से कम समझो 10 मिनट्स बाद क्या हुआ, फिर से एक ब्लॉकेज आ गया, यानी फिर से मिट्टी का ढेर और बर्फ़ और उनका रास्ता फिर से ब्लॉक हो गया. और फिर सेटन क्या करता है, क्या बोलता है, नॉट गुड सर, और फिर से वो कार के बाहर जाता है जंप करने के और देखता है कि सर्वे करता है कि क्या सीन है, क्या सिचुएशन है. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो. अब इस बार वो क्या करता है, स्नो के राउंड यानी उस तरफ से वो घुमा के अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश करता है. द स्लोप वॉज स्टीप यानी अगेन जैसे इस तरीके से आपका अगर माउंटेन है और एक माउंटेन थोड़ा ऐसे है तो इसको चढ़ना इजी पड़ेगा, लेकिन इसको ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टीप. ओके, सो जो स्लोप था बहुत स्टीप था एंड स्टार्टेड विथ मेजर rocks, but somehow Satan negotiated them, his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. लर्चिंग यानी कि स्वे करना, यानी कि घूम घूम के. तो यहाँ पे क्या कर रहा था, सेटन ने किसी तरीके से वो स्टीप स्लोप, बड़ी मुश्किल से उस पतली सी पहाड़ी को उसने क्रॉस करने की कोशिश करी, जहाँ पे बड़े बड़े मेजर पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स भी रखे थे. उसने किसी तरीके से उनको नेगोशिएट किया, यानी कि उनसे कोशिश करके और कुछ मैनेज करके उसने वो रास्ता क्रॉस किया अपनी 4-व्हील ड्राइव से, यानी कि अपनी कार से. और कैसे, ये जो ऑब्स्टिकल, ये जो रुकावटें हैं उनके सामने आ रही थी बार बार, जो उनके रास्ते को ब्लॉक कर रही थी, वो लर्चिंग कर रहा था ना, स्वे करके ना, ऐसे 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 घूम घूम के बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे घुमा घुमा के उनसे क्रॉस करके इस तरीके से अपनी गाड़ी को वो आगे बढ़ा रहा था सेटन. In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted. I checked my watch again as we continue to climb in the bright sunshine. तो वो कह रहे हैं कि अब हमारे सामने एक हेयरपिन बेंड आ गया. अब अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो ये एक हेयरपिन बेंड है, यानी कि इसको हम हिंदी में अंधा मोड़ भी कहते हैं. यानी कि जब गाड़ी यहाँ से आ रही है और उससे बिल्कुल नहीं पता कि इस तरफ कोई गाड़ी यहाँ से आ रही, क्योंकि इसको हम यू शेप्ड टर्न भी कहते हैं, यू शेप्ड टर्न या फिर हेयरपिन बेंड. तो जब गाड़ी इस तरीके के टर्न्स पर आती है तो उसे बिल्कुल नहीं पता रहता कि उस साइड से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है. तो यहाँ पे क्या किया सेटन ने कट ऑफ किया हेयरपिन बेंड्स में, रीगेनिंग द ट्रेन. तो उसने जल्दी से हेयरपिन जो टर्न है वहाँ से टर्न करके वापस से अपने सीधे रास्ते पे आ गया और अपनी जर्नी उन्होंने आगे बढ़ाई. और उसके बाद यहाँ पे अगेन नरेटर ने अपनी वॉच चेक करी और उन्होंने देखा कि हमने कंटिन्यूसली हम क्लाइंब कर रहे हैं और हाइट पे और पहुँचते जा रहे हैं और बहुत ब्राइट सनशाइन, यानी कि अच्छी खासी वहाँ पर धूप निकली हुई थी. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. तो जब वो लोग 5,400 मीटर्स तक थोड़ा पहुंच गए तो अब क्या हो रहा है, अब जो हेड है ऑथर का वो थ्रॉब कर रहा है. थ्रॉब यानी पल्सेट कर रहा है. जब इस तरीके से उनका सर दुख रहा है और पूरा आपका सर जैसे वाइब्रेट हो रहा है, फट रहा है आपका सर दर्द से, ऐसा होने लगा. किसके साथ,
ऑथर के साथ, क्योंकि जब आप बहुत हाइट पे जाते हो तो आपके कान बंद हो जाते हैं, आपका सर दुखने लगता है। एग्जैक्टली उनके साथ ऐसा ही हो रहा था। I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. Ascent मतलब climb on the upward slope. तो उन्होंने बोला गल्प्स यानी बड़े बड़े घूंट लिए उन्होंने, बड़े बड़े सिप्स लिए उन्होंने पानी की अपनी वाटर बॉटल से। और उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये बोला जाता है जब आप एसेंट करते हो यानी जब आप बहुत हाइट पे जाते हो तो आप बड़े बड़े पानी के सिप्स लो, बड़े बड़े घूंट लो, इससे आपका सर दर्द नहीं होगा और आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, घबराहट नहीं होगी आपको। We finally reached the top of the pass at 5,515 meters. अब फाइनली वो एक पास पे पहुंच गए। पास यानी जब दो माउंटेन्स को बीच का रास्ता जोड़ता है तो उसे हम कहते हैं पास। तो ये वो पास था जहाँ पे वो फाइनली पहुंच गए थे। और पास पे क्या होता है, कुछ लोग इस तरीके से फ्लैग्स झंडे वगैरह लगा के बैठते हैं ताकि वो लोगों को रास्ता बता सके कि इस तरफ से आगे माउंटेन का रास्ता है। तो वो लोग इतनी हाइट पे अब फाइनली एक माउंटेन पास पे पहुंच गए। It was marked by a large cairn of rocks festooned with white silk scarves and ragged prayer flags. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कैरन ऑफ रॉक्स मतलब द पाइल ऑफ स्टोन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे पत्थर रखे थे, इसको हम कैरन ऑफ रॉक्स कहते हैं। और इस पे उन लोगों ने वहाँ पे क्या सजा के रखे थे, फेस्टून यानी क्या डेकोरेट करके रखे थे उन्होंने, बहुत सारे सिल्क के स्कार्फ्स जो हम पहनते हैं, स्कार्फ्स, रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स। तो इस तरीके के प्रेयर फ्लैग्स जो टिबेटन कल्चर का हिस्सा है वो सब उन्होंने इस तरीके से लगा के रखे थे। We all took a turn round the cairn in a clockwise direction as it is the tradition and Satan checked the tires on his wheel. तो क्या हुआ, वो लोग फिर यहाँ पे पास पे 2-5 मिनट रुके और जैसे उनका कल्चर, जैसा उनका रीति रिवाज है कि जब आप इन पत्थरों पे पहुँचो तो आपको उसके आसपास चक्कर लगाना पड़ता है, तो उन्होंने इसके आसपास वहाँ पे राउंड लगाया यानी कि चक्कर लगाया। और तब तक क्या किया सेटन ने गाड़ी के जो टायर थे वो चेक कर रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा रॉकी ऊबड़ खाबड़ रास्ते, ऊपर तक आए फिर नीचे फिर पास पे पहुँचे और कितनी सारी स्नो को क्रॉस किया, तो इसलिए वो टायर्स चेक कर रहा था कि सही कंडीशन में है या नहीं। He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. तो अब क्या हो रहा है, अब वहाँ पे वो एक पास को क्रॉस करने के बाद वो एक पेट्रोल टैंक पे रुके अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिलअप कराने के लिए। और सेटन ने क्या किया, जो टॉप है, जो ढक्कन था उनकी गाड़ी के साइड में जहाँ पे पेट्रोल टैंक होता है, उसका जैसे ढक्कन खोला तो कैसे हिस करके आवाज़ आई जैसे ही उन्होंने अपना पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोला। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपैंड, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है हाइट पे बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसकी वजह से फ्यूल जो था वो एक्सपैंड हो रहा था, फैल रहा था। जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला तैसे की ऐसे आवाज़ आई और काफ़ी लाउड नॉइस था वो। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, और उनको बहुत डेंजरस आवाज़ लगी, इतनी तेज़ आवाज़ आई उसमें से। मे बी सर, सेटन लाफ्ड, बट नो स्मोकिंग। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे जोक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं सेटन जो इनका गाइड है, किससे, ऑथर से। वो कह रहे थे सर नो स्मोकिंग, यानी कि कार को, क्योंकि कार में से हिस साउंड आया, थोड़ा स्मोक निकला, तो वो कह रहे थे नहीं कार स्मोक नहीं कर रही, तो वो लोग मस्ती कर रहे थे। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी करियर्ड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। करियर डाउन यानी सिंकिंग द स्लोप, जब पास के उस तरफ नीचे की तरफ वो लोग जाने लगे तो धीरे धीरे इनका जो हेडेक था ऑथर का वो क्लियर हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch, और अब दिन के 2 बज गए हैं और वो लोग एक जगह लंच करने के लिए रुके हैं। We ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. तो वो लोग अपना लंच करने के लिए कहाँ रुके, एक ऐसे कैनवस से बने हुए एक टेंट की जगह पे। ये जो टेंट था एक बड़े से वर्क प्लेस का पार्ट था, यानी वहाँ कोई काम की जगह थी और वहाँ पे टेंट लगा हुआ था और वहाँ पे उन्होंने अंदर बैठ के नूडल्स खाए। अब जहाँ टेंट था उसके आसपास क्या था, ड्राई सॉल्ट लेक, यानी यहाँ पे कभी कोई लेक हुआ होगा जो अब ड्राई हो गया और वो सॉल्ट लेक होगा, तो यहाँ पे वो पूरा ड्राई हो गया, सूख चुका है, तो वहाँ पे उधर ही उन्होंने इसी टेंट में बैठ के उन्होंने अपने हॉट नूडल्स लंच खाया। The plateau is pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Tethys Ocean, which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. अब यहाँ पे आपको ध्यान से सुनने की और समझने की बहुत ज़रूरत है ये 2-3 लाइन्स को। पॉक मार्क्ड का मतलब क्या होता है, डिसफिगर्ड विद अ स्कार। बेसिकली जो ये ऐसे 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 जो डॉट्स होते हैं इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे
इनको ये इसको हम बोलते हैं पॉक मार्क्ड, ऐसे डॉट 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 डॉट। सॉल्ट फ्लैट्स यानी कि थैच्ड रूफ कवर्ड विथ स्नो, तो ऐसे सी एक एरिया जो काफ़ी स्नो से कवर्ड होता है। ब्रैकिश यानी स्लाइटली सॉल्टी वाटर, तो ब्रैकिश वाटर मतलब वो पानी जो हल्का फुल्का नमकीन है, बहुत ज़्यादा फुली सॉल्टेड वाटर नहीं है। तो अब सबसे पहले मैं आपको टेथिस ओशन, ये टेथिस ओशन क्या है वो एक्सप्लेन करती हूँ। अब कई सालों पहले, बहुत सालों सेंचुरीज पहले, ये जो पूरा एरिया, ये जो आपका मैप है, इसमें ये एरिया जो है ना, ये गोंडवाना एरिया है और यहाँ पे आपका टेथिस सी है। टेथिस सी हुआ क्या था, वो जो अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिनकी मूवमेंट से अर्थक्वेक आ जाता है या भूकंप आ जाता है, वो हुआ था, जिसकी वजह से ये जो पूरा गोंडवाना एरिया था ये खिसक के ये ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे जाके ज्वाइन हो गया था और टेथिस की सी जो था वो स्काईवर्ड हो गया था, यानी कि ऊपर तरफ आ गया था। ये लैंड खिसक के, ये वाला लैंड खिसक के इस पूरे लैंड में जाके ज्वाइन हो गया और जो सी था वो ऊपर की तरफ हो गया, यानी पूरे लैंड के ऊपर, इस पूरे लैंड के ऊपर आ गया। और पॉक मार्क्ड यानी इधर उधर इधर उधर उधर जहाँ भी इस सी को जगह मिली पानी को इकट्ठा होने की, वहाँ पे छोटे 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 लेक्स बन गए और इसी वजह से बहुत सारे तिब्बत में सॉल्ट लेक्स हैं, क्योंकि सी क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्टी वाटर। अब ये अर्थक्वेक की वजह से ये एरिया इस एरिया में ज्वाइन हो गया, तो टेथिस सी ऊपर की तरफ लैंड पे आ गया और जहाँ उसको जगह मिली तिब्बत के एरिया में, वहाँ पे उसने पानी ने अपनी जगह ले ली और वो छोटे छोटे लेक में कन्वर्ट हो गए। तो इस वजह से तिब्बत में बहुत सारे सॉल्टी लेक्स हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो प्लेटू है, तिब्बत जो एक प्लेटू है वो पॉगमार्क्ड है, बहुत सारे सॉल्ट फ्लैट्स यानी बहुत सारे स्नो कवर्ड सॉल्टी लेक से भरा हुआ है। वेस्टेजेस यानी ट्रेस ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग, क्योंकि और अब उनके कुछ वेस्टेजेस रह गए हैं, जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको टेंट के पास वो सूखा हुआ लेक दिखाया था, वो एग्जैक्टली वही वेस्टेज है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको कभी होने का आप गेस कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे कोई लेक रहा होगा, क्योंकि अब तो लेक सूख चुका है। तो इसी वो जो लेक था ना, वो इस टेथिस सी का ही एक पॉकमार्क था, एक हिस्सा था, एक पॉइंट था, आप समझ जाओ। This one was a hive of activity, men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots. तो अब वहाँ वो ऑब्वियसली जहाँ पे जो वो टेंट था, जहाँ पे वो लोग लंच करने आए थे अपना, बाहर वहाँ पे क्या था, सॉल्ट वाटर था एंड वो ड्राई सॉल्ट वाटर था। तो वहाँ पे कौन थे, इस तरीके के मैन वहाँ पे काम कर रहे थे, बिकॉज इट वॉज अ वर्क प्लेस, और उनके हाथ में पिक एक्सेस थे, शॉवल्स थे और वो अपना काम कर रहे थे वहाँ पे, और उन्होंने एग्जैक्टली वही शीपस्किन कोट्स पहने हुए थे और बड़े बड़े इस तरीके के बूट्स पहने थे। तो वो बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी और बहुत सारा काम चल रहा था उस ड्राई सॉल्ट लेक पे। All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. तो वो बता रहे हैं कि जितने भी मैन वहाँ पे काम कर रहे थे उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे धूप थी। ऑल्सो वो बता रहे हैं कि वहाँ पे एक लाइन ऑफ ट्रक्स आई, यानी कि ऐसे लंबी ट्रक्स अपनी लाइन में आई, ब्लू कलर की ट्रक्स थी और सब में काफ़ी सारा सॉल्ट था। By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. अब ये ट्रेड रूट क्या है, ट्रेड रूट यानी वही सिल्क रूट जहाँ से सिल्क की ट्रेड होती थी। तो अब वो ये बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ पहुँच गए, आफ्टरनून में होर नाम की इस जगह पर पहुँच गए, यानी कि इस सिटी, इस शहर में पहुँच गए जो ईस्ट वेस्ट हाईवे पर था। ऑल्सो और किस रास्ते से आए हम, उसी सिल्क रूट रास्ते से आए और लहासा से आए जो कश्मीर तक जा रहा था। तो ये रास्ता, इस रास्ते में जो भी जगह आ रही है वो ये बता रहे हैं। अब लहासा क्या है, लहासा इज़ द कैपिटल ऑफ तिब्बत और कश्मीर हमें पता ही है, तो ये पूरे रास्ते के बारे में हमें बता रहे थे। Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Satan and I bade him farewell outside a tire repair shop. तो उन्होंने बताया कि हम फाइनली कहाँ पहुँच गए, होर नाम की इस प्लेस पर पहुँच गए हैं। अब डैनियल को वापस लहासा जाना है। लहासा क्या है, कैपिटल ऑफ तिब्बत, जो जैसा मैंने आपको बताया। तो वो अपने घर अब वापस जा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि ऑथर खुद निक मिडल्टन और सेटन दोनों ने उसको फेयरवेल दिया, बाय बाय किया, यानी कि, और वो घर चले गया। कैसे, उसने ट्रक से उसने घर वापस गया अपने। क्यों और कहाँ से गया वापस,
वो लोग शायद टायर रिपेयर शॉप के बाहर खड़े थे, तो बस वहीं से वो अपने घर वापस चले गया, क्योंकि डैनियल को कोरा नहीं करना था। वो सिर्फ उनको होर नाम की इस छोटी सी प्लेस तक उनको एस्कॉर्ट करने आया था, उन्हें छोड़ने आया था, और फिर वहाँ से वो वापस ट्रक से अपने ल्हासा नाम के शहर वापस चला गया। सो चिल्ड्रन, यहाँ तक हमने स्टोरी आज समझी एज अ पार्ट 1। ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, और बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस एडवेंचर पे हमें और आगे जाना है, माउंट कैलाश तक पहुँचना है और देखना है कि कोरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पार्ट 2 में। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।